जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में सोचा था कि हम लोग पहले पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया है और जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे हाई कोर्ट, ठीक है, गवर्नर, सीएम, वो सेम टू सेम है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो हम लोग अलग से डील करेंगे। रिमेनिंग जो सिमिलर थिंग्स हैं उनको हम बाद में करेंगे, बाद में जैसे जब हम लोग थोड़ा सिलेबस जैसे कि बाकी सब्जेक्ट को कर लेंगे ना तब, क्योंकि अगर आप लोग रीडिंग करोगे कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम चेंज है। कॉन्सेप्ट नहीं, जो समझने वाली चीजें वो सेम टू सेम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा होता है हमारे यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेंट्रल पूरे कंट्री के लिए काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वही काम पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर रहा होता है। वही कॉन्सेप्ट, वही कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट की चीजें हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। अब आइए अगला है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट आते हैं उन्हें हम लोग होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो लिखा हुआ है द स्टेट जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए हाई कोर्ट एंड हिरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। स्टेट के अंदर एक तो हाई कोर्ट होगा और हाई कोर्ट के बाद पूरी हिरार्की होती है, यानी सीक्वेंस होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। इनको हम लोग लोअर कोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वॉइस आ पा रही है ना सभी तक प्रॉपर मेरी? यस सर। ठीक है, तो इनको लोअर कोर्ट्स भी बोल सकते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। The subordinate courts are also called because of their subordination to the state high court. इनको subordinate court इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट वाला होता है किसी के अंडर में काम करना। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर में कौन काम करता है? लोअर कोर्ट, या फिर इनको हम बोल सकते हैं। अब हाई कोर्ट को हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि स्टेट के लेवल पर वो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, यानी स्टेट के लेवल पे वो अपने आप में तरीके से हाई अथॉरिटी होता है हाई कोर्ट, और फिर पूरी कंट्री के लेवल पर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से 3 लेवल हो गए, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, और नेक्स्ट क्या हो गया हमारा लोअर कोर्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इसमें जो कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पर होते हैं। ठीक है, दे फंक्शंस बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स। या तो वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, जिले में, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, हर जिले में, या फिर उनको और लेवल पर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आगे आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इनके बारे में वो समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 233 एंड 237। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 233 से 237 तक किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रोविजनल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। एंड पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट है 6। तो हम लोग 3, 4 कर चुके थे, ये 5 हो गया था और ये 6 पार्ट में है। The Constitution make the following provisions to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive. अब क्या क्या प्रोविजन क्या क्या है इसमें, वो प्रोविजन हम लोग यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आप जानते ही हो, जो रूल्स को फॉलो करवाते हैं, उनसे किस तरीके से ये अलग है, सेपरेट है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है अपॉइंटमेंट। जैसे हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वैसे यहाँ पे हमें समझना है कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सेम थिंग होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मोर और लेस सिमिलर बातें हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। गवर्नर करेगा पहले होता अपॉइंटमेंट, और किससे कंसल्टेशन लिया जाएगा? हाई कोर्ट से। A person to be appointed as a district judge should have the following qualification. जिसको भी डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाएगा उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला, he should not already been in the service of the central or the state government. वो पहले से किसी और जॉब में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जॉब में होगा तो वहां पे उसको रिजाइन करना पड़ेगा बस। He should have been an advocate or pleader for 7 years, यानी कहने का मतलब वो है कि वो कहीं ना कहीं लॉयर का काम कर रहा हो 7 सालों से।
मतलब किसी ना किसी कोर्ट में वो काम कर रहा हो 7 years, he should be recommended by the high court for appointment, और उसे डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होंगे उसमें जज के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन रिकमेंड करेगा? हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट होती है। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो अपॉइंटमेंट सिंपल सी बात है, गवर्नर करेंगे स्टेट के अंदर। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। तो स्टेट का गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किससे कंसल्ट करके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे पीएससी यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी तो यूनियन गवर्नमेंट का हो गया, ऐसे ही स्टेट के लिए जो होता है वो उसे बोलते हैं स्टेट पीएससी। स्टेट में जो होता है क्या बोलते हैं? स्टेट पीएससी। और जो पूरी कंट्री के लिए होता है उसे बोलते हैं यूपीएससी। तो स्टेट पीएससी यहाँ पे ये आएगा जैसे कंसल्टेशन की जाएगी। अगला है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कंट्रोल किसका होगा? The control over district court and other subordinate courts including the posting कि कौन कहाँ पे पोस्ट होगा, प्रमोशन, लीव ऑफ पर्सन belonging to the judicial service of the state and holding any post inferior to the post of district judge is vested in the high court। कहने वाली बात यह है कि कौन से जज को कहाँ पे अपॉइंट करना है, प्रमोशन देना है, पोस्टिंग करनी है, ये सब कुछ हाई कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, और अगेन वही चीज है कि इसके अंदर में होगा, फिर अप्रूवल वगैरह बाकी चीजें डिफरेंट होती हैं। अगला है इंटरप्रिटेशन। द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज को सिटी सिविल कोर्ट का जज भी बोलते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल केस फॉर ए कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। ये इतने टाइप के जज आपको देखने को मिलेंगे लोअर कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये जो अपने नाम पढ़े, ये अलग अलग टाइप के कोर्ट्स जो लोअर लेवल पर आते हैं, उन कोर्ट्स के जजेस के नेम हैं। ठीक है, इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के जज होते हैं लोअर के अंदर, कितने टाइप के कोर्ट होते हैं लोअर लेवल में, या फिर जैसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेवल के अंदर। तो थोड़ा डिफरेंट है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कोई भी नाम नहीं थे, बट यहाँ पे ये नाम है। आगे देखिए, द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस means a service consisting exclusively of person intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge। अब ये बोलना क्या चाह रहा है वो समझिएगा कि जिसे हम बोलते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज, इसके लिए पेपर होता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें जो जज बन रहे होंगे, तो जो पोस्ट है, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। इसका मतलब ये समझो आप कि डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट में है वो एक तरीके से सुपीरियर माना जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी जज होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे सेशन जज और छोटे टाइप के जज जो होते हैं ना, वो इनके इंफीरियर होंगे। ठीक है ना, पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज ऊपर है, इसमें थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है यहाँ पे, बट आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाला जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज के लेवल पर सुपीरियर होता है, सबसे ऊपर होता है। बाकी जितने भी जज होंगे वो इसके सबऑर्डिनेट माने जाते हैं या लोअर लेवल पे माने जाते हैं। मेरी वॉइस पहुंच पा रही है सभी तक? जी सर। ठीक है, अगला है एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस टू सर्टेन मैजिस्ट्रेट। कि अलग अलग टाइप के जो जज हैं या फिर जो मैजिस्ट्रेट और जज का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, बस बाकी मोर और लेस सिमिलर माना जाता है। तो क्या है, क्या काम करते हैं वो लोग? तो द गवर्नर में डायरेक्ट दैट द अबव मेंशन प्रोविजन relating to persons in the state judicial service would apply to any class or classes of magistrate in the state।
मतलब गवर्नर डिसाइड करता है कि किस तरीके का काम कौन करेगा, उसके रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और ये किसमें आता है, जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग क्लासिफाई करते हैं मजिस्ट्रेट को, कि मजिस्ट्रेट क्या होगा, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के अदर जजेस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे आपने पढ़ा हुआ डीएम, डीएम क्या होता है, डीएम कलेक्टर होता है एक तरीके से, और डीएम को हम लोग किस नाम से फुल फॉर्म करते हैं डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डीएम के लिए अब देखो समझो यहाँ पे कि डीएम तो नहीं है कहीं पे लॉयरिंग वगैरह का काम नहीं करता हुआ डीएम, ठीक है। और डीएम कोर्ट में तो बैठता है, लेकिन क्या किसी कोर्ट का मतलब एक तरीके से अलग तरह का कोर्ट तो होता नहीं है वो, जैसे डीएम कलेक्टर का ऑफिस जो होता है ना, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे डीएम जो है वो कहीं पे, जो इसमें ऊपर बोला गया था कि उसके लिए क्या होता है, कहीं पे 7 ईयर तक उसने लॉयर का काम किया हुआ हो, तो वो सब कुछ तो है नहीं, लेकिन तभी से हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम। तो डीएम और जो जज है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, सोच वहां पर। अब हम यहाँ पे समझेंगे वो क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड ज्यूरिडिक्शन, स्ट्रक्चर मतलब कौन कौन से जज और किस तरह से डिफाइन किया गया है हमारी कंट्री में जुडिशियल सिस्टम को, और किनका अधिकार क्षेत्र यानी न्याय क्षेत्र कहाँ तक होगा, यानी कोई एक पर्सन कहाँ तक डिसीजन दे सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसे बोला गया है। सर कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाँ सर जी एक तो टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो पहली बात तो। नहीं सर, मेरा कॉलेज का इशू हो रहा था। रात में कॉलेज था नहीं? नहीं सर, एक मीटिंग था सर एनएसएस के बारे में, इसलिए। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है टॉपिक का नाम। ओके सर। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट के बाद आते हैं, कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद क्या आएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, jurisdiction and nomenclature of the subordinate judiciary are laid down by the state। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जो अधिकार क्षेत्र होता है, और जो नॉन कल्चर होता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, वो नीचे दिया गया है स्टेट के अंदर। हेंस दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और इसीलिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंस होता है। Broadly speaking, there are 3 tiers of civil and criminal courts below the high court। Basically यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, ठीक है, कोर्ट्स के। दिस इज ओनली बिलो, ओनली बताया हुआ है। तो देखो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर लोग जानते हैं क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे अगर बात करते हैं तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। अब इसमें दो तरह के हो गए, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। सिविल मतलब ऐसे केसेस जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे डायरेक्टली लड़ाई झगड़े वाली चीजें नहीं आती हैं। अब इन जो सिविल केसेस को हैंडल करते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल रहे होते हैं, मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं। और जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं उन्हें बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। इस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है। आगे देखिए, ये नाम आपको ध्यान रखना है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ये लाइन ध्यान रखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ही possesses original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal matters। अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो दोनों तरह के केसेस देखता है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। तो क्योंकि हम समझ ही रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा जज है, यानी जो सारे केस देखेगा उसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बोल रहे हैं। और ये एपेलेट, यहाँ पे अपील भी की जा सकती है। एपेलेट जुरिडिक्शन मतलब यहाँ पे अपील भी की जा सकती है, यानी केस फाइल करके अपील करने का राइट यहाँ पे हमें दिया जाता है। सबसे पहले पहला स्टेज है ये। इन अदर वर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट जज इज आल्सो द सेशन जज। और डिस्ट्रिक्ट जज का ही दूसरा नाम क्या होता है, सेशन जज। अब यहाँ पे नाम समझते हुए जाना, थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को क्या बोलते हैं, सेशन जज भी बोलते हैं। When he deals with civil cases, he is known as the district judge।
ये लाइन ध्यान रखिएगा, जब ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केसेस देखता है, सिविल यानी जिसमें मारपीट वगैरह नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तब इस जज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और जब यही पर्सन, यही जज जो है क्रिमिनल केसेस को देखता है, तब उसे बोलते हैं सेशन जज। तो ये क्वेश्चन के पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में डिफरेंस ये है, डिस्ट्रिक्ट जज वो है जो सिविल केसेस डील करता है, और सेशन जज वो है जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है। क्लियर? यस सर। आगे देखिए, द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके पास दोनों पावर होती है, डिसीजन देने की भी और एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी। He also has supervisory power over all the subordinate court in the district। और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करने की पावर भी इसके पास होगी। अपील्स अगेंस्ट दिस हिज ऑर्डर्स एंड जजमेंट लाई टू द हाई कोर्ट। और जब भी कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगेंस्ट कहीं अपील करनी होती तो कहाँ की जाती है? हाई कोर्ट में की जाएगी। The session judge has the power to impose any sentence including life imprisonment and capital punishment। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेशन जज जो होता है उसे कोई भी पनिशमेंट देने का अधिकार होता है, राइट होता है, यानी वो किसी भी पर्सन को कोई सी भी पनिशमेंट दे सकता है, यहाँ तक कि कैपिटल पनिशमेंट भी देने का उसके पास राइट होता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये है कि उसको या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, आजीवन कारावास, या फिर डेथ सेंटेंस यानी जिसे हम बोलते हैं फांसी, दोनों तरह की पनिशमेंट ये दे सकता है। However, a capital punishment passed by him is subject to confirmation by the High Court। और अभी हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में क्या पढ़ा था कि अगर किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलता है तो वो कहाँ पे पहुंच सकता है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था ये वाली बात, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेशन जज या सेशन कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट देगा तो उस केस में वो केस जो है वो केस डेफिनेटली कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। यानी कैपिटल पनिशमेंट देने वाली चीज हमेशा कहाँ पहुंचती है? हाई कोर्ट में पहुंचेगी, अगर कहीं पर सेशन कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है तो, ठीक है। Whether there is appeal or not, चाहे पर्सन अपील करे या ना करे, वो केस कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट स्टैंड द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस ऑन द सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। अगला ये बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के नीचे मतलब और लोअर लेवल पर हम जाते हैं तो वहां पे कुछ सबऑर्डिनेट जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं एक तरीके से। सिविल साइड में उन्हें बोलते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, और अगर हम क्रिमिनल साइड की बात करते हैं तो उन्हें बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये क्या होते हैं वो समझेंगे हम लोग। द सबऑर्डिनेट जजेस एक्सरसाइज अनलिमिटेड पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ओवर सिविल सूट। सिविल सूट यानी सिविल केसेस के मामले में इनके पास पनिशमेंट देने का अधिकार होता है, ठीक है। किनके पास होता है? सबऑर्डिनेट जजेस के पास। कौन से वाले केस के अंदर? जब कोई सूट लगा, सूट फाइल किया था, सूट यानी सिविल केस होता है, सूट यानी एक तरीके से सिविल केस। हाँ, जैसे कि मैं आपको बताने वाला भी था, सूट क्या होता है? SUIT, जब किसी भी पर्सन के थ्रू कोई सिविल केस फाइल करते तो सूट बोलते हैं, और जब क्रिमिनल केस फाइल करते तो वो केस के अंदर आता ही है, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई है और केस फाइल हुआ है तो क्रिमिनल केस माना जाता है, और सिविल केस, सिविल यानी टैक्स के रिगार्डिंग, रेवेन्यू के रिगार्डिंग कोई चीज हुई है तो उसे हम लोग सूट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड क्रिमिनल केसेस व्हिच आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर। अब यह डिफरेंस क्या है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ना, वहां का जो जज होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज होगा ना, वो मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट ही दे सकता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सेशन कोर्ट का अगर कोई जज है तो वो तो भाई कोई सा पनिशमेंट दे सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है,
उसके पास सारी पावर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और जो जज होते हैं वो सिर्फ 7 ईयर का पनिशमेंट ही दे सकते हैं। 7 ईयर से ऊपर देना है तो सेकंड कोर्ट में पहुंच जाता है। ठीक है। At the lowest level on the civil side is the court of munsif and on the criminal side the court of judicial magistrate। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम और लोएस्ट लेवल पर जाते हैं तो वहां पे एक होता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ और एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। तो अगर सिविल केसेस देखेंगे तो कहाँ पे देखा जाएगा, कोर्ट ऑफ मुंसिफ में, और क्रिमिनल केस देखा जाएगा तो कौन सा होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला कोर्ट। ठीक है। अगेन यहाँ पर भी इनकी लिमिटेशंस हैं, कितने डिसीजन दे सकते हैं। द मुंसिफ possess limited jurisdiction and decide civil case on small pecuniary stake। pecuniary पनिशमेंट देने का स्टेक, मतलब उसमें बहुत छोटी लिमिटेशन होती है, मतलब छोटे डिसीजन ही दे सकता है ये मुंसिफ। दूसरा है द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राइज क्रिमिनल केसेस व्हिच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 3 इयर्स। और जो मजिस्ट्रेट होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक के पनिशमेंट वाले केसेस को ही हैंडल कर सकता है। कितने साल के केस को हैंडल करेगा, ऐसा केस जिसमें मैक्सिमम 3 इयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता हो, ऐसे ही केसेस को वो हैंडल करता है। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिमिटेशन डिफरेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ नहीं पढ़ा था, जब आप लोग हाई कोर्ट की रीडिंग करोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में ये डिफरेंस आपको मिलेगा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको ये वाली चीज। अगला देखिए, इन सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर आर सिटी सिविल कोर्ट्स। कई सारे बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है वहां पे सिटी कोर्ट होते हैं। वहां पे एक चीफ जज होता है ऑन द सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। और दूसरा कौन होगा, क्रिमिनल साइड के अंदर हम लोग बोल रहे होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, दो तरीके हो गए। अगला है सम ऑफ द स्टेट्स एंड प्रेसिडेंसीज टाउन हैव एस्टैब्लिश्ड स्मॉल causes court। These court decide the civil cases of small value in a summary manner। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये बहुत छोटे हो गए। These court decide, कुछ डिसाइड करते छोटे छोटे केसेस को। Their decisions are final but the high court possesses the power to revision। लेकिन ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो उनको चेंज कर सकते हैं। ऐसे इन सम स्टेट्स पंचायत कोर्ट्स ट्राई टू पेटी, पेटी यानी बहुत छोटे, पेटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, लिख लो जिसको नहीं मालूम, पेटी मतलब वेरी स्मॉल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दे आर वेरियसली नोन एज न्याय पंचायत। इन्हें न्याय पंचायत के नाम से जानते हैं। ग्राम, ठीक है, ग्राम क्या लिखा हुआ है, कुटचरी, कचहरी सर। चलो किसी ने तो पहचान लिया। आपने नाम भी सुना होगा ये छोटे लेवल पर, अगर आप किसी Yes, छोटी sir। जगह से बिलोंग करते हो, इसीलिए मैं बोल रहा था कितने लोग इसको कचहरी होता है पढ़ सर। पाए। हाँ वेरी गुड। ठीक है, जब छोटी जगह पे कोई छोटा वकील होता है तो होता है अरे भैया कचहरी मिलते हैं, तो कचहरी मतलब जहाँ पे न्याय होता है। तो ये स्पेलिंग ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको इस पर फोकस करना चाहता कि ये स्पेलिंग ध्यान रखनी है आपको। जैसे कर्नल की स्पेलिंग लिखते हो ना, मोस्टली गलत लिखते हैं कर्नल की स्पेलिंग। सर COLONEL, हाँ कॉलोनेल। हाँ कॉलोनल। तो वैसे ही ये कचहरी क्या है ना, ये कुचरी या फिर कुछ और नाम से बोलते हैं, और फिर वो स्पेलिंग लिख ही नहीं पाते, लिखने को आती है कचहरी की, तो इसको लिख लेना। और कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं बताता रहूंगा साइड बाई साइड, उनको अलग से कहीं लिख लेना कि इनके अलग तरीके से लिखा जाता है इन चीजों को, है ना। फिर अदालती पंचायत है, पंचायत अदालत है, और इस तरीके के छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट इनके वही है, डिसीजन बहुत स्मॉल होते हैं, आगे जाके रिवाइज हो सकते हैं डेफिनेटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ऊपर पढ़ा कि किस टाइप के कोर्ट के पास 3 साल तक का पावर है पनिशमेंट देने का, किसके पास 7 इयर्स, और किसके पास लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट देने का पावर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ठीक है, अब जो आर्टिकल हमने बात की थी उन आर्टिकल में दिया हुआ है 1 by 1 सारे आर्टिकल, अगर आपको याद हो पाए। हालांकि हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे पूरे पूरे आर्टिकल्स को याद करने की, और अभी तो एक बार आप पढ़ते रहिए कौन से नंबर पे कौन सा है, लेकिन हम अलग से भी इसकी क्लासेस करेंगे कि इन आर्टिकल्स को कैसे याद किया जाए। अगला है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी।
ये चीज क्या है, तो देखो जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, नेशनल यानी कोई कंट्री के लिए लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं, जो कभी भी कोई केसेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उसकी अथॉरिटी इसके पास है, तो उसके लिए क्या इनोवेटिव तरीका लाया गया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 39A, 39A से कुछ याद आ रहा है आपको अचानक से? सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। वेरी गुड, ठीक है ना, वहां पे भी हमने पढ़ा था। और हमने 39A के बाद 39B और 39C के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने बोला था कि यहाँ पे 14 और 19, ठीक है, से सुपीरियर माना जाएगा इसको, कुछ याद आ रहा था? यस सर, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट वेरी गुड, वेरी गुड, अरेस्ट एंड डिटेंशन। वेरी गुड, ठीक है, मतलब पढ़ रहे हो आप लोग, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, Article 39A of the Constitution of India provide for free legal aid to the poor and weaker section of the society and ensure justice for all. ये चीज इम्पोर्टेंट है और ऐसा करना ही हमारी कंट्री को। सर हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा फ्री लीगल एड, सर इसका मतलब होता क्या है? सहायता, सर एड मतलब सहायता होता है? एड मतलब सहायता होता है, हाँ, ओके सर। लिख लो, इनको नहीं मालूम है ना। फ्री लीगल सहायता, फ्री न्यायिक सहायता मतलब निशुल्क न्यायिक सहायता। निशुल्क न्यायिक सहायता का मतलब ये होता है, जो लोग बहुत ही गरीब हैं और जिन लोगों को मालूम नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको लॉयर प्रोवाइड करती है जो उनको डिफेंड करेगा। अब वो बात अलग है कि जीतेंगे हारेंगे, लेकिन उनको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है जो उनको डिफेंड करता है। इसे बोलते हैं फ्री लीगल एड। और यही चीज हमारी कंट्री को क्या बनाता है, एक वेलफेयर स्टेट बनाता है, कि एक पुअर इंसान के बारे में भी हम लोग सोचते हैं, और इसीलिए यहाँ पे डीपीएसपी से जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, आर्टिकल 14 and 22(1) सब क्लॉज 1 of the constitution also make it obligatory for the state to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all। और आर्टिकल 14 और 22 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज के लिए बाध्य है या फिर ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को कानून के सामने एक जैसा देखा जाए और हर किसी के पास लीगल सिस्टम के थ्रू एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जस्टिस, न्याय मिलने की, जो कि हमने प्रियम्बल में पढ़ा था कि इक्वालिटी इन द फील्ड ऑफ जस्टिस, कि हर किसी को जस्टिस मिले। इन द ईयर 1987 द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड। तो एक एक्ट बनाया गया 1987 में by the parliament which came into force on 9th November 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal service to the weaker section of society on the basis of equal opportunity। यानी सभी को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लीगल सर्विस मिले, उसके लिए बिल बनना स्टार्ट कब हुआ? 1987 में, लेकिन इफेक्ट में कब आया? इफेक्ट में आया 9th नवंबर 1995 में। और फिर उसके बाद सोचा गया कि हर पर्सन जो भी वीकर है, कमजोर है और जिसका मनी नहीं है, उन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जस्टिस के लिए। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, ये नाम ध्यान रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी has been constituted under the Legal Service Authorities Act 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programs and to lay down policies and principles for making legal service available under the act। कुल मिला के इसका काम क्या होगा, ये देखना है कि सभी लोगों को लीगल सर्विस मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है तो ये वहां पे प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। आपको उसका नाम पर आना चाहिए। In every state, a state legal service authority and in every high court, a high court legal service committee have been constituted, यानी बनाई गई है। स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुका छोटा एरिया जो होता है वहां पे तालुक लीगल सर्विस कमिटी have been constituted in the district and most of the taluks to give effect to the policy and direction of the नालसा। कहने वाली बात यह है कि हर लेवल पर सभी लोगों को, जो भी लोग वीकर सोसाइटी से या वीकर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको फैसिलिटी मिल रही है, इसके लिए ग्रुप बनाया गया है। एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट्स। लोक अदालत का मतलब क्या होता है, थोड़ा कम खर्चे में ही या फिर बिना लॉयर के ही वहाँ पे निर्णय वगैरह हो जाता है, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद ही बोल देते हैं सीधे सीधे उनके साथ क्या दिक्कतें हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं लोक अदालत।
The Supreme Court Legal Service Committee has been constituted to administer and implement the legal service programs insofar as it related to the Supreme Court of India। यानी कहने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई पर्सन पहुंचता है और उसके पास मनी नहीं है तो वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, लीगल सर्विस कमेटी मिल जाएगी जो फ्री में आपको लॉयर प्रोवाइड करने का काम करती है। The NALSA laid down policies, principles, guidelines, frames, effective and economical scheme for the state legal services authority to implement the legal service programs throughout the country। और इनका काम ही क्या है, पूरी कंट्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड करने का काम है। Primarily the state legal service authorities, district legal service authorities, taluk legal service authorities, their committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis। यानी पहले तो इन सभी को ये बोला गया था कि ये काम तो आपको करने ही करने हैं। कौन कौन से काम है? पहला, टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द एलिजिबल पर्संस। एलिजिबल गरीब है, जिनके पास मनी नहीं है, उनको फ्री में और उचित, कॉम्पिटेंट यानी एक बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करना। टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिसेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स है, जैसे किसी ने किसी भैंस चुरा ली, अपने घर में बांध ली, तो बोल रहा है कि भैया मेरी भैंस नहीं छोड़ रहा, वो उस तरह की छोटी छोटी केसेस जो होते हैं ना, वो लोक अदालत में सेटल होते हैं। टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरिया में लोगों को बताना कि भाई हम लोग फ्री में लॉयर प्रोवाइड करते हैं, ये बात मालूम ही तो उनकी लोगों को, तो ये भी कर किया था इसके लिए, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका। तो फ्री लीगल सर्विस में और क्या क्या चीजें आती है वो देखो। पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेस फी, फीस एंड ऑल अदर चार्जेस पेएबल और इनकर्ड इन द कनेक्शन विद एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फीसेस वगैरह लग रही होती है वो सब कुछ ही प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडिंग सर्विस टू लॉयर इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो भी लॉयर चाहिए होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, और जो भी ऐसे फाइल लगानी है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है ना, वो सब कुछ ही प्रोवाइड करते हैं लोग। प्रिपरेशन ऑफ अपील, पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो भी डॉक्यूमेंटेशन किसी तरीके का, किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, वो सब कुछ ही प्रोवाइड करेंगे। द पर्सन एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विस इंक्लूड्स, कौन कौन से लोग होते हैं जिनको फ्री सर्विस मिल सकती है? वुमेन, चिल्ड्रन को, SC/ST वाले लोगों को, इंडस्ट्रियल वर्कर जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, एर्थक्वेक, यानी कहीं पर आ गया हो, बहुत बड़े लेवल लोगों की डेथ हो गई हो, मर गए हो, तो वहां पे ये। डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन इन कस्टडी और जेल में है, पर्सन whose annual income does not exceed 1 lakh rupees, ठीक है। इन टर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी द लिमिट 1,25,000, मतलब मोस्टली तो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1,25,000 की बात की जाती है। इससे ऊपर नहीं है तो उनको मिलेगी, इससे ऊपर है तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मोस्टली इतनी ही होती है जो लोग पुअर होते हैं उनकी। अगला, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और बेगार। ट्रैफिकिंग मतलब जिनको खरीद फरोख्त किया गया हो, लोगों को बेच दिया गया हो, वो ट्रैफिकिंग के अंदर आते हैं। बेगार यानी ऐसे गरीब लोग जिनको फ्री में काम कराया जा रहा हो, जिनसे उसे हम लोग बोलते हैं बेकार। इन सभी लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। अगली चीज है लोक अदालत। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, आगे देखिए लोक अदालत। The Lok Adalat is a forum where the cases or dispute which are pending in a court or which are at pre-litigation stage, not yet brought before a court or compromised or settled in an amicable manner। कुल मिला के ये है लोक अदालत, लोगों के बीच की अदालत, यानी जो अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है किसी भी कोर्ट में और ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीज या फिर आपस में सॉल्व करके इसको, मतलब आपस में सेटलमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डील की जाती है। तो मीनिंग क्या है देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत इन द फॉलोइंग वे। तो हुआ क्या, जो सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि लोक अदालत क्या होंगी। द लोक अदालत इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम प्रिवेल्ड इन द एंशिएंट इंडिया। ये वही अदालत है जो एक तरीके से पंचायत लगाई जाती है ना, कि आओ सभी लोग मिलकर बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसी को बोलते हैं लोक अदालत। तो काफी पुराना फॉर्म है ये इंडियन सिस्टम के अंदर, एंड इट्स वैलिडिटी हैज नॉट बीन टेकन अवे इवन इन द मॉडर्न डेज। और क्योंकि ये पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है तो हमने अभी भी इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। द वर्ड लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत में जनता का कोर्ट होता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, और ये सिस्टम किस पे काम करता है? गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी क्या मानते थे कि लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लें।
इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। कि कोर्ट तो है ही, कोर्ट के अलावा दूसरा सिस्टम और क्या हो सकता है जहां पे डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग लोक अदालत को मानते हैं। As the Indian court are overburdened with the backlog of cases, and the regular courts are to decide the case involving a lengthy, expensive and tedious procedures। तो मतलब ये है कि हमारे केस कंट्री में जो कोर्ट्स हैं उन पे ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे केस पेंडिंग है। तो दूसरी बात ये है कि वो जो मुश्किल काम होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोर्ट फाइल केस फाइल करना है, लॉयर को हायर करना है, तो इतना मेहनती और खर्चीला जो काम है, जो काफी हेक्टिक काम है, वो ना करके हम लोग आपस में मिलजुल कर ही केस सॉल्व कर लें। तो उसी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है लोक अदालत। द कोर्ट टेक्स इयर्स टुगेदर टू सेटल इवन पेटी केसेस। अगर कोई चीज कोर्ट में जाती है तो छोटी छोटी चीजें भी कई सालों तक खिंच जाती हैं। तो लोक अदालत देयरफॉर प्रोवाइड अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन और डिवाइस फॉर एक्सपीडियंस एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। और ये क्या करता है लोक अदालत? फास्ट और कम खर्चे में होने वाला सेटलमेंट है। यहाँ पे लॉयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम खुद ही बोल दो, आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व करने का काम किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोक अदालत बोलते हैं। इन लोक अदालत प्रोसीडिंग्स देयर आर नो विक्टर्स एंड वेनकिस्ट एंड thus no rancor। इनका मीनिंग क्या होगा? हाँ जी, इनका मीनिंग क्या होगा बताएं। अरे मेरी वॉइस आ रही है अभी तक? यस सर। हाँ जी, तो ये टर्म्स जो दिए गए हैं उनका मीनिंग बताइए। कहने का मतलब ये है कि सर जो लोग अदालत में प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें सब कोई जीतता नहीं है, हाँ ठीक है, और कोई आता है, तो इसमें सर मतलब ऐसी चीजें नहीं होती कि जिससे कि एक दूसरे के बीच में कुछ दुश्मनी या फिर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल बिल्कुल मतलब यहाँ बिल्कुल, डिसीजन से जाता है। क्योंकि आपस में क्या है, आपस में जो सेटलमेंट है ना वो कैसे होता है? आपसी सहमति से होता है। बोलते हैं भाई देख तूने गलत किया है और इसने सही किया है, तूने बेफालतू इसको पीटा है तो तेरे को माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। तो कोई जीतता नहीं, नो विक्टर यानी कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। और आपस में कोई आपस में विद्वेष, जिसे हम लोग कहते हैं टेंशन, या फिर जो आंतरिक वो होता है ना, मतलब जिसे क्या बोलते हैं, आंतरिक मनमुटाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपस में सहमति से लिया जाने वाला डिसीजन होता है। उन्होंने मान लिया ठीक, नहीं माना तो आप ऊपर की तरफ अपील कर ही सकते हो। The experiment of Lok Adalat as an alternate mode of dispute settlement has come to be accepted in India as a viable, economic, efficient and informal one। तो ये काफी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, खर्चा भी कम, एफिशिएंट भी बहुत सारा है, और ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्योंकि उतने कागज पत्र इसमें नहीं लगाने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम उसमें नहीं होता है, लॉयर भी नहीं चाहिए होता है। आपस में ही बैठ के मिलजुल कर ये लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। कई बार होता है ना, कोई इंसान गुस्से में अड़ जाता है, फिर बाद में बोलता है कि हाँ यार गलती तो मेरे से ही हुई थी। उस तरह की चीजें यहाँ पर होती है। The Lok Adalat is another alternative in judicial system. This is a recent strategy for delivering informal, cheap and expeditious justice to the common man by way of settling disputes which are pending in courts, and also those which have not yet reached court, by the negotiation, conciliation and by adopting persuasive, common sense and human approach to the problem of the disputants with the assistance of a specially trained and experienced member of a team of conciliators। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, उन लोगों की देखभाल में कई सारे ऐसे केसेस जहाँ पे लोगों के बीच में आपस में किसी बात पे, छोटी बात पे झगड़ा होता है, किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, वो सेटल करते हैं। और ये एक तरीका है इनफॉर्मल तरीका, मतलब जो फॉर्मल नहीं है, सस्ता है और जल्दी से जस्टिस दिलाने वाली चीज है। ठीक है, तो ये एक लोक अदालत है जो एक तरीके से अल्टरनेटिव हो सकता है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में बहुत लंबा खिंचता है मामला, पिटीशन फाइल करो, फिर तारीख मिलेगी, फिर उस दिन सुनवाई होगी, फिर तारीख आगे बढ़ जाती है, तो उस तरह से बहुत लंबा सिस्टम रहता है। तो उसको एक तरीके से बाईपास करके या फिर उसके बर्डन को कम करने के लिए हम लोग लोक अदालत को डेवलप कर सकते हैं। अगला है स्टैच्यूटरी स्टेटस, मतलब परमानेंट रहे, उसका स्टेटस तो मिला है कि नहीं मिला है वो चीज देखिए आप। The first लोक अदालत came in the post-independence era, was organized in Gujarat 1982। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट लोक अदालत एस्टेब्लिश की गई है वो 1982 में एस्टेब्लिश की गई थी गुजरात के अंदर। दिस इनिशिएटिव प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और वहां पे देखा
देखा गया कि यार ये डिस्प्यूट को हेल्प सॉल्व करने में बहुत अच्छा काम किया इसने कॉन्सिक्यूटिवली, और फिर धीमे धीमे द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। धीमे धीमे इसका स्प्रेड होने लगे अदर पार्ट में भी। एट द टाइम दिस इंस्टीट्यूशन वाज फंक्शन एज ए वॉलंटरी एंड कॉन्सिलेटरी एजेंसी। कॉन्सिलेटरी का मीनिंग क्या होता है, बार बार ये टर्म आ रही है। हाँ जी, पूछ लिया करो, अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है तो पूछना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, क्या होता है वॉलंटरी, यानी अपने आप, मतलब खुद की स्वेच्छा से। कॉन्सिलेटरी एजेंसी यानी आपस में मिलजुल कर डिस्प्यूट, मैं बार बार बोला मिलजुल कर, तो इसका मतलब ये होता है कॉन्सिलेटरी यानी मेल मिलाप, मिलजुल कर, ठीक है। विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, मतलब पीछे कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं होती है जो इसको बैक दे रही होती है ना, बैकअप कर रही होती है इसका कि हम लोग देखेंगे, नहीं। फॉर इट्स डिसीजन इन व्यू ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलैरिटी there arose a demand for providing a statutory backing to these institutions and the award given by लोक अदालत। कहने का मतलब क्या था, पहले ये क्या था, अपने अपने लोकल लेवल पर था, कोई इसका परमानेंट स्टेटस नहीं था। लेकिन जब इसका देखा गया कि यार वैल्यू बहुत ज्यादा है, डिस्प्यूट अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तो इसको परमानेंट कर दिया गया, स्टेचुरी बना दिया गया। स्टेचुरी का बेसिक मतलब समझो आप कि परमानेंट है, भी है, बना रहेगा, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया, लोक अदालत। Hence the institution of लोक अदालत has been given statutory status under the Legal Service Authority Act 1987, और इसीलिए इसको परमानेंट, एक तरीके से स्थायी मान लिया गया। कौन से एक्ट के थ्रू, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। आगे देखिए, द एक्ट मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत, यानी अब ये किस तरीके से प्रोविजन बनाए गए हैं और किस तरीके से काम करेगा वो देखिए। The state legal service authorities or the district legal service authorities or the Supreme Court legal service authorities committee or the High Court legal service committee, ये दोबारा से वही आ गया, ठीक है। ये सब कुछ इन सभी जुडिक्शन में ये काम कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल तो यही है, तो वहां पे ये काम कर सकता है। लिखा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम मार्क भी कर दिया, एक्सरसाइज जुडिक्शन फॉर सच एरियाज एज इट थिंक्स फिट। अगर उनको लगता है तो वहां पे हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Every लोक अदालत organized for an area shall consist of such number of serving retired judicial officers, मतलब वहां पे कौन लोग जज का काम कौन करेंगे, कोई रिटायर्ड ऑफिसर ले लिया हमने, ठीक है, कोई जुडिशियल ऑफिसर ले लिया, कोई लॉयर ले लिया, कोई भी इंसान, कोई सोशल वर्कर, वो सब लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। A लोक अदालत shall have jurisdiction to determine and to arrive at the compromise settlement between the parties to a dispute, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई अलग से कोई रूल और रेगुलेशन, कोई पनिशमेंट नहीं देगा यहाँ पे। तो वो केस चाहे तो कोर्ट में पेंडिंग हो या फिर किसी भी जगह पे आ रहा हो, इसको हम लोग आपस में सेटलमेंट करके भी कर सकते हैं। अब किस तरह के डिस्प्यूट आएंगे, कोई सा डिस्प्यूट ले लो आप, मैट्रिमोनियल है, फैमिली डिस्प्यूट है, लेबर डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे सारे के सारे केसेस दिए हुए हैं कि कोई सा भी डिस्प्यूट है आपस में सेटलमेंट से सॉल्व कर लेते हैं, तो वो किसमें आएगा, लोक अदालत के अंदर आता है। तो ये सारे सारे केसेस हैं, कोई सा भी आप ले लेना। अल्टीमेटली कोई भी केस जो आपस में कॉम्प्रोमाइज सॉल्व हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से लोक अदालत वाले थ्रू के हो गया, मतलब लोक अदालत में हुए कॉम्प्रोमाइज के थ्रू। अगला है एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर्ड टू द लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट, और कोई भी केसेस है वो लोक अदालत को दे सकते हैं कि भाई सेटलमेंट वहां पे कर लो। कब कब दे सकते हैं, जब वो पार्टीज बोलती हो कि भैया हमें तो बाहर सेटलमेंट करना है, तो बाहर सेटलमेंट करना है, दोनों ही एग्री है तो वो दे दिया जाता है, तो वो दिया हुआ है। अगला है लोक अदालत शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो बताया जा रहा है कि लोक अदालत के पास वही पावर होती है जो सिविल कोर्ट के पास होती है, लेकिन वही क्या करेंगे क्या, तो सूट यानी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सूट का मतलब क्या होता है, नॉन क्रिमिनल केस। तो नॉन क्रिमिनल केस में क्या होता है कि कोई भी विटनेस है उसे ओथ दिलाई जाती है कि सही बोलना है, डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करवाए जाते हैं, एफिडेविट वगैरह लिया जाता है, ठीक है, और वही क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, और फिर मैटर्स में जो भी है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब करना। तो किसी भी मैटर में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, है ना। क्रिमिनल केस होगा तो वो अलग चीज है, यहाँ पे लेते हैं हम नॉन क्रिमिनल केसेस, ठीक है। अगला है ये बाकी का पढ़ सकते हो आप, 6 नंबर का ये
The award of a loक अदालत shall be deemed to be a decree of a civil court or an order of any other court. इसका मतलब ये है, इसको वैल्यू दी गई है सिविल कोर्ट के बराबर। लोक अदालत को क्या माना गया है? सिविल कोर्ट के बराबर माना गया है। आगे देखिए, एवरी अवार्ड मेड बाय अ लोक अदालत शैल बी फाइनल, और जो भी डिसीजन देती है लोक अदालत वो फाइनल माना जाता है एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। अवार्ड मतलब ऑर्डर देना या फिर जो डिसीजन दिया गया। नो अपील। सर हाँ जी, सर ये बोल रहा है लाइन दैट एन अवार्ड ऑफ लोकल लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, मतलब सिविल ठीक है। कोर्ट के बराबर उसकी वैल्यू होती है। मतलब कि जो उसका जो ऑर्डर होता है बिल्कुल। उसको, मतलब कि अगर वैसा ही कोई और सेम केस है तो उस ऑर्डर को देख, मतलब या फिर उसको देख करके डिसीजन को हम और भी कुछ मतलब वो कर सकते हैं, नहीं, देखो मतलब उस पर हाँ, डिसीजन दे सकते हैं, देखो, ऐसा। ऐसा लो, जो जजमेंट लोक अदालत ने दिया है उस जजमेंट की वैल्यू सिविल कोर्ट के थ्रू दिए गए जजमेंट के बराबर होती है। बराबर। अच्छा ये है, ठीक ओके है, सर। तो मतलब सर जैसे होता है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई बिल्कुल। कोर्ट में सर की, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर केस है उस पे जो जजमेंट दिया गया है, ठीक है, हाँ, उसे सेम रिलेट करते हुए सर कोई और केस है तो बिल्कुल सर उसका सर रेफरेंस दे के सर उसको मतलब उसमें भी डिसीजन दिया जाता है। तो बिल्कुल। सर मतलब कि अगर दोनों में से किसी का भी जजमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, हाँ, तो उस जजमेंट को माना जाता है कि ये एक रिकॉर्ड की तरह है, बिल्कुल। इसको यूज किया जा सकता है। तो सर ये इसमें भी होता है क्या, हाँ, दोनों में? बिल्कुल। तो अब देखो, यहाँ पे मान लो कि एक कोई केस आया था 6 साल पहले और उसमें कोई डिसीजन दिया गया, एक बार म्यूट कर दो है ना, तो उसमें कोई डिसीजन दिया गया, मान लीजिए किसी ने किसी का पानी का चुरा लिया, 2 बाल्टी पानी चुरा लिया है, क्योंकि होता है छोटा सा केस है, वो अगला बोल रहा है 2 बाल्टी पानी में चुराया गया। तो अब मान लीजिए चाहे लोक अदालत ने ये डिसीजन दिया कि अगला आदमी को 3 बाल्टी पानी वापस करेगा, ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी केस की बात कर रहे हैं लोग। तो ये चीज जो है ना वो सिविल कोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। अगर सिविल कोर्ट में कोई ऐसा केस आता है ना तो वही जजमेंट दिया जाएगा जो पहले दिया गया था, तो सेम वैल्यू सेम है दोनों की। ठीक है, अगर ऑफेंस सिमिलर होगा तो लोक अदालत और सिविल कोर्ट में सेम डिसीजन दिया जाएगा, लेकिन इससे ऊपर आएंगे ना तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो डिसीजन लोक अदालत में दिया गया है या सिविल कोर्ट में दिया गया है, सेम केस अगर सेशन कोर्ट में आता है तो सेम डिसीजन नहीं होगा, वहां पर डिसीजन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं वो लोअर और इक्वल लेवल तक ही वैलिड होते हैं, अपर लेवल में वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके। तो और इसके लिए नो अपील शेल बी लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड होगा लोक अदालत। अगर लोक अदालत में कोई फैसला हो गया तो फिर उसके आगे हम लोग अपील नहीं करते हैं, सेम थिंग के लिए फिर वो केस फाइल करना पड़ेगा, फिर वो अलग चीज चली जाती है। ठीक है, बेनिफिट क्या है लोक अदालत के? तो बेनिफिट तो देखो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि फास्ट है, कोर्ट फी नहीं होती है, जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब चीजें, नो कोर्ट फी। ठीक है, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पीडी ट्रायल होते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काउंसिल की रिक्वायरमेंट, मतलब जल्दी फास्ट हो जाएगा सारा का सारा काम। और प्लस अपील करने की, आगे अपील नहीं कर सकते तो वहीं पे चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि जो लेवल लोक अदालत का है वहां पे वो चीज सॉल्व भी कर देते हैं, फिर आगे इसमें अपील की रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं है। तो ये हो गया। आगे इसमें बोला हुआ है कि और इसको क्या डिफाइन किया हुआ है, तो लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फ्री टेक्निक मिलती है, पार्टीज के आपस में डिस्कशन हो जाते हैं तो जल्दी से काम खत्म। ठीक है, और इसके अलावा किसी को भी लूजिंग और विनिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, और आपस में कोई भी तरीके से डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग डेवलप नहीं होगी, इसीलिए लोक अदालत काफी अच्छी चीज मानी जाती है। तो जो केसेस भी लोक अदालत में होते हैं वो अच्छी चीज है, एक अच्छा पॉजिटिव वे है। और बस आपको ये 3-4 बातें बार बार लिख देनी है, कोई पूछता है लोक अदालत का बेनिफिट क्या है, तो ये सारे बेनिफिट है। अगला है परमानेंट लोक अदालत। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में अमेंडमेंट किया गया 2002 के अंदर, और क्या बोला गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत टू डील विद केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अगर कोई मान लो कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिगार्डिंग कोई केसेस हैं तो उनके लिए परमानेंट लोक अदालत बना दी गई है। अगला है द रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत आर द फॉलोइंग। क्या जरूरत पड़ी थी? वही जरूरत है जो पहले हमने पढ़ ली कि वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको फास्ट जजमेंट चाहिए, इक्वालिटी प्रमोट हो, इसके लिए प्रोवाइड किया गया, इनोवेटिव तरीका था तो हमने मान लिया। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है ना, पूरा का पूरा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि इससे अननेसेसरी डिले रुक जाती है, खर्चा रुक जाएगा, कोर्ट का केस टाइम बच जाता है, इसीलिए लोक अदालत को परमानेंट कर दिया गया। ठीक है,
और आपस में कॉम्प्रोमाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए भी अच्छा है कि जब आपस में कॉम्प्रोमाइज ही करना है। कई सारे केसेस में क्या होता है, पहले पूरा लंबा केस चलता है, बाद में आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वो, तो यहाँ पर पहले ही मौका मिल रहा है कॉम्प्रोमाइज करने का, तो इसीलिए लोक अदालत को क्या कर दिया गया, परमानेंट बना दिया गया। तो अब ये पूरी थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमने वही बार बार पढ़ा है। अब है सर हाँ जी, सर यहाँ पे फीट मतलब क्या है? सॉरी, FIT FIT फिट, हाँ सर। कहाँ लिखा हुआ है फिट? फिट यानी तो उपयुक्त होता है बस, कहाँ लिखा हुआ है? मतलब फिट यानी उपयुक्त होता है, मतलब फिट यानी सही बैठ रहा है, दोनों की बात है ना, आपस में एक कॉम्बिनेशन बनने में काम आ रहा है, फिट उसे बोलते हैं। अगला है फीचर, समझ लो फीचर्स क्या है लोक अदालत के। द साइलेंट फीचर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत आर एज फॉलोज। द परमानेंट लोक अदालत shall consist of a chairman who is or have been a district judge or additional district judge, जो या जज हो सकता है, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, या फिर इसी लेवल का कोई अधिकारी होगा, मतलब जज होगा परमानेंट लोक अदालत के अंदर, ठीक है। The permanent लोक अदालत shall exercise jurisdiction in respect of one or more public utility services such as transport service, passenger goods by air, road, water, postal, यानी इन सभी के रिगार्डिंग वो जजमेंट दे सकता है, ठीक है। अगला है कि कहां तक इसको पनिशमेंट देने का राइट होता है, तो द पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू 10 लाख रुपीस। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इंक्रीज टाइम टाइम, जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि लिमिट बढ़ानी है, वो लिमिट को बढ़ा सकता है, 10 लाख से 15-20 लाख कर सकता है। द परमानेंट लोक अदालत शैल हैव नो ज्यूरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट रिलेटिंग टू ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ, मतलब वो ऐसे मुद्दे नहीं देखती है लोक अदालत जो किसी भी तरीके के ऑफेंस ऐसे ऐसे पॉइंट जो अभी तक कहीं पे मेंशन नहीं हो, उनको ये नहीं देखेगा, यानी कोई नया इशू नहीं देखेगा, जो पहले चलते हुए आ रहे हैं उन्हीं को देखेगा, और जहाँ पे बहुत सारे ऑफेंस एक साथ मिल जाते हैं वो भी हैंडल नहीं करते, वो फिर कोर्ट में जाएंगे, अपन कोर्ट में। जैसे कि फेसबुक पे कुछ हो गया, तो अब ये किस में आएगा, आईटी एक्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वो आगे केसेस कोर्ट में जा रहे होंगे, उनको ये हैंडल डील नहीं करेगा। Before the dispute is brought before any court, any party to the dispute may make an application to the permanent local अदालत for settlement of the dispute। जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो खुद एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमको कहाँ सेटल करना है, लोक अदालत में सेटल करना है। Where it appears to the permanent local अदालत that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, it shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the parties of their observation in case of the parties such agreement। कहने का मतलब ये है, अगर कोई केस आता है परमानेंट लोक अदालत के अंदर, तो ये माना जाता है कि वहां पर आपस में क्या करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज ही वहां पे किया जाता है, और देख लेते हैं कि वहां पे जो डिस्प्यूट है वो किस लेवल का है, कितना सुपीरियर कितना लोअर, ये सब कुछ वहां पे चेक किया जाता है। Every award made by the permanent local अदालत shall be final and binding to the all parties thereto and shall be by a majority of the persons constituting the permanent local अदालत। और जो लोक अदालत ने डिसीजन दे दिया तो दोनों पार्टी के लिए बाइंडिंग होता है, मतलब फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वो कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, और अब तो पावर भी दे दिया क्योंकि परमानेंट बना दिया है, तो जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। अगला है फैमिली कोर्ट्स। तो फैमिली कोर्ट्स क्या मानी जाती है, जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, जैसे मैरिज, अडॉप्शन, ठीक है, डिवोर्स, ये सब कुछ वहां पे सेटल किया जाता है फैमिली कोर्ट के अंदर। अब ये क्यों बनाए गए, ये इसीलिए बनाए गए क्योंकि फैमिली केसेस भी बहुत लंबे खिंचा करते थे, उनको सॉल्व करने के लिए फैमिली कोर्ट बनाए गए। इसके अलावा और कौन से हैं, ग्राम न्यायालय, ठीक है, 2 और दिए गए हैं। तो समझ लो फैमिली कोर्ट कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, 1984 के थ्रू। रीजन क्या था कि देखो फैमिली इश्यूज थे, जल्दी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, और इसी वजह से वुमेन के वेलफेयर में मान लो या फिर फैमिली की भलाई के अंदर मान लो कि इसको इस अलग से कोर्ट बनाया गया, फैमिली कोर्ट, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। डील क्या करेगा, जो भी फैमिली के डिस्प्यूटेड होंगे उनको सेटल करते हैं, यहाँ पे फास्ट ट्रायल होता है और जल्दी से डिसीजन हो जाएगा।
और बेसिकली यही फैमिली वाले मैटर डील करेंगे, ठीक है ना। तो इतना जरूरी नहीं आ गया पढ़ना। और ये फैमिली की डील मतलब फैमिली के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एक तरीके से पहले काउंसलिंग वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं और अगर फिर बात नहीं बनती तो उसको वो सॉल्व कर देते हैं। फीचर्स क्या है, फीचर्स पे जाइए सीधे सीधे। फीचर्स क्या है, 1984 फैमिली कोर्ट एक्ट के नाम से बनाया गया है। It provides for the establishment of family court by the state government in consultation with the high court. High court से के साथ कंसल्टेशन करके काम करते हैं और it make it obligatory on the state government to set up a family court in every city. और ये बोला गया कि हर सिटी और टाउन में फैमिली कोर्ट होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम जो होगी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। It enables the state government to set up family courts in other areas also, जहाँ पर सिटी के अलावा दूसरे एरिया से फैमिली कोर्ट बनाने की बात की जा रही है। ये फैमिली कोर्ट कौन कौन से मैटर को हैंडल करता है, तो मैरिज है, ठीक है, डाइवोर्स है, इनको भी स्पाउस की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेजिटिमेसी किसी भी पर्सन के पास क्या क्या राइट्स है, वो सब कुछ चीजें, बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, वाइफ चिल्ड्रन, अगर मतलब वाइफ सेपरेट होती है तो चिल्ड्रन पेरेंट वगैरह किस किस के पास जाएंगे और कौन मेंटेनेंस यानी खर्चा पानी कौन देगा, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, फैमिली कोर्ट। जैसे आपने देखा होगा जितने भी फैमिली इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा कुछ खास पढ़ने का नहीं है, बस एक बार रीडिंग करना है। और यहाँ पे एक चीज ये भी होती है, अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को या किसी को भी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और अल्टीमेटली चाहते हैं कि वेलफेयर बना रहे सभी लोगों को बता दें। बस ये बात। ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय एक्ट कौन सा है, 2008 में स्टार्ट किए गए थे। हर गांव में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ग्राम न्यायालय बनाए गए। 2008 वो एक्ट ध्यान रखना है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। क्यों बनाए गए, तो बहुत सिंपल सी बात है, वही पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है कैसे इतना खर्चा करके सिटी में जाए, तो उनके लिए गाँव में ही जजमेंट मिल जाए तो हो जाए उनका भला, उसके लिए। अगली चीज भी यही है कि इन द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू स्ट्रेंथनिंग द जुडिशियल सिस्टम इंटर एरिया बाय द सिंप्लीफाइंग द प्रोसीड्यूरल लॉज, यानी कुल मिला के गाँव लेवल पर प्रोसीजर को सिंपल करने के लिए और अलग अलग चीजों को देखने के लिए और जजमेंट देने के लिए गाँव में ग्राम न्यायालय बनाए गए, जिससे कि काफी सारे डिस्प्यूट्स या काफी सारे इश्यूज जो गाँव के लेवल पर क्रिएट होते हैं वो यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। और इसके लिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 114 रिपोर्ट के अंदर ग्राम न्यायालय के बारे में बताया गया था, एस्टेब्लिशमेंट कैसे करना है और किस तरीके से यहाँ पे तेज कम खर्चे में उपयुक्त न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पीडी इनएक्सपेंसिव एंड सब्सटेंशियल जस्टिस मिलेगी। यहाँ पे एक्ट हम लोगों ने पढ़ी लिया, 2008 का एक्ट है और काम क्या है, डोर टू डोर यहाँ पे जजमेंट मिलता है, क्योंकि गाँव है तो गाँव के अंदर ही मिल जाता है, नहीं डोर टू डोर से हम लोग बोल सकते हैं कि पुअर लोगों के घर के गेट पर ही उनको जजमेंट मिल जा रहा है रूरल एरिया में। तो और बाकी ये दोबारा से लाइन लिखी हुई है, रूरल एरिया में स्पीडी अफोर्डेबल सब्सटेंशियल जस्टिस जो रिक्वायर्ड है। फीचर्स क्या है, यहाँ पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जिसे न्यायाधिकारी बोलते हैं, हाई कोर्ट अंडर में काम करेगा, वही चीज, ठीक है। हर एक पंचायत में ग्राम न्यायालय होंगे जो इमीडिएटली किसी भी चीजों को सुनेंगे और वहां पे इंटरमीडिएट लेवल होता है वो देखता है और उसके बाद उसका डिसीजन दिया जाएगा। न्याय अधिकारी होगा जो स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर एंड विल बी ड्रॉइंग द सेम सैलरी ड्रिवन बाय द सेम पावर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्किंग अंडर द हाई कोर्ट। उसकी सैलरी और पावर वही होती है जो मजिस्ट्रेट की सैलरी होती है और जो पावर होती है। ये मोबाइल होता है, मोबाइल यानी अलग अलग जगह पे अपना कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और दोनों तरह के केसेस देखते हैं, क्रिमिनल भी और सिविल भी, ठीक है। The seat of the Gram Nyayalaya will be located at the headquarter of the intermediate panchayat. They will go to the village for their and dispose the cases. ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कोई डिस्प्यूट तो नहीं है और उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम ये लोग करते हैं। The Gram Nyayalaya shall try criminal cases, civil suits, claims, disputes which are specified in the first schedule and the second schedule of the act. ठीक है, ये हर तरह के केसेस देखते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में दिए हुए। अभी शेड्यूल में क्या दिया वो नहीं पढ़ना हम लोगों को, है ना, बस इतना ध्यान रखो फर्स्ट और सेकंड का। Tribunal federal as well as the state government have been given power to amend the first schedule and the second schedule of the act as per respective legislative complaint। वो अगेन वही चीज बोल रहा है। कॉम्पिटेंस यानी क्षमता,
जितनी क्षमता होगी उनकी न्याय करने की, उस क्षमता के आधार पर इनको न्याय देने का पावर दी गई है। ग्राम न्यायालय shall follow summary procedures in criminal trial। समरी प्रोसीजर है बेसिक स्टार्टिंग वाला जो इकट्ठा करने का था, इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं ये लोग। दूसरा है इसके पास पावर क्या होगी, सिविल कोर्ट के बराबर पावर होती है, जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वही ग्राम न्यायालय के पास पावर होगी। ये ग्राम न्यायालय जो है वो डिस्प्यूट को सेटल करते हैं और एक ऐसे स्टेज पर लेके आते हैं जहां पर दोनों आपस में मिलकर उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ क्या डिस्प्यूट हुआ था, और उसको एक को बेनिफिट मिल जाएगा जिसके साथ कुछ भी इनजस्टिस हुआ है, और इसकी दोनों बात मानेंगे। दूसरा जो जजमेंट ऑर्डर पास किया जाता है उसको डायरेक्टली फॉलो किया जाता है, और ग्राम न्यायालय शैल फॉलो समरी प्रोसीजर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, और वो ये भी बताती है कि जो हमने न्याय दिया, मतलब जो डिसीजन दिया है वो कैसे फॉलो होना है, फॉलो होना यानी एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में भी ये बताते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर ये एविडेंस वगैरह कलेक्ट भी करते हैं, और अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं सॉल्व होती तो फिर वो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर, यानी हाई कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन से वो सॉल्व की जाती है। अपील इन क्रिमिनल केसेस शैल बी लाई इन द कोर्ट ऑफ सेशंस व्हिच शैल बी हियर्ड एंड डिस्पोज ऑफ विद अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ सेशन में यहाँ पे सुने जा सकते हैं, और जो अपील फाइल की जाती है उसके 6 महीने के अंदर ये लोग ऐसे अपील को टेकल करते हैं। तो लिखा हुआ है डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ सच अपील्स। तो इसको ये दोबारा हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन में भी जा सकते हैं, यानी एक तरीके से अपील भी कर सकते हैं ऊपर। और क्या दिया हुआ है आगे देखो, मतलब ये इतने काम के नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग वाली चीज समझनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा एक्ट है, एक्ट हर चीज का याद रखना है आपको। सिविल केसेस को भी ये सुन सकते हैं, वही 6 मंथ्स का पीरियड है अपील फाइल करने का। अ पर्सन अक्यूज्ड इन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, यानी वो दोबारा से केस फाइल कर सकता है कि भैया कुछ मेरी पनिशमेंट है वो कम कर दो, तो बार्गेनिंग वगैरह भी हो सकती है इसमें। अगला एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ तो हमने पढ़ा ही है, वो एक्ट के थ्रू किया गया था, और इनकी एक लिमिट है कि कितने लिमिट तक का इनके पास जो एक्सपेंडिचर है वो कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 18 लाख, आउट ऑफ विच मैक्सिमम जो खर्चा है वो 18 लाख तक कर सकते हैं। अभी तक कितने ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं, 5000 के आसपास बनाए गए हैं, ठीक है। और कितना अभी तक फंड सैंक्शन हो गया, तो ये अभी डेटा याद नहीं करना कितना फंड, कितना कहाँ कितना था, ये कुछ नहीं याद करना है ना, आप बस ये ध्यान रखो कि ऐसा कुछ बनाया गया है, बस नहीं, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की, ठीक है ना, क्योंकि ये फंड वंड हमको याद नहीं करना होता। यूपीएससी मोस्टली नहीं पूछता ऐसी चीजें आपको अलग से उसको भी ऐसे वगैरह लिखना हो तो वहां काम आएंगे। तो बस आप इसको रीडिंग करिएगा, और जितना याद हो जाता ठीक है, नहीं तो एक्ट वगैरह जो कंक्रीट बातें हैं ना वो याद होनी चाहिए, जिनको मैंने येलो येलो किया है वो आपको पढ़ने हैं, रिमेनिंग मतलब वो आपको याद करना है, रिमेनिंग का रीडिंग कर लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे अब, थोड़ा आप भी पढ़कर रखिए तो उससे आपको समझ में आएगा इजीली। बाकी यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए। हाँ जी, मैंने बोला समझ में आया कुछ, क्या सब ऊपर से निकल गया? यस सर। है ना, थोड़ा आपको भी पढ़ना पड़ेगा अपने लेवल पर, क्योंकि आपके पढ़ने से ही काम चलेगा। बाकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो जैसे कुछ लोग मेरे पास भेजते हैं मार्क करके, वहाँ पे आप भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल का ऑफ है, परसों मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय। और कल बाय बाय। कल एक क्लास रखेंगे